गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकारों की जो ज़रूरत है हमें सबसे पहले इसलिए पड़ी थी क्योंकि पहले आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश था वो हम लोग ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो जो ब्रिटिशर्स ने जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स राज किया करते थे तब हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग अपने जो मतलब हमारे कोई मूल अधिकार नहीं हुआ करते थे। मतलब हमने जो मूल अधिकार अभी प्राप्त है वैसे मूल अधिकार हमें तब नहीं प्राप्त थे। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक टॉपिक मूल अधिकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। मूल अधिकार के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो हमारे कोई मूल अधिकार नहीं थे। हमें मतलब बहुत सारे जो अभी प्राप्त हैं मूल अधिकार वैसे प्राप्त नहीं थे। जैसे कि अभी हम लोग को अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अगर इनका हनन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पहले हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे और अधिकार हैं जो अभी पहले हमें प्राप्त नहीं थे पर संविधान लागू होने के बाद आज हमें प्राप्त हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो मूल अधिकार हैं ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं और ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो चलिए मूल तौर पे हमारे 6 मूल अधिकार हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमें आर्टिकल 23 से 24 तक है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 में इसका वर्णन है। फिर आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दे रखा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तब हमारे आर्टिकल जो थे, तब हमारे जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। 7वां अधिकार जो था हमारा वो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। इसको हम लोग बोलते थे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हमें पहले दिया गया था जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन अब ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ये मात्र हमारा एक कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है। इसका वर्णन 300A में। एक ये हमारा पास कानूनी अधिकार है, अब हमारा कोई ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो हमारे जो मूल अधिकार दे रखे हैं ये किस किस आर्टिकल में क्या क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगा। पहला जो हमारा अधिकार है जिसको हम लोग बोलते हैं समता का अधिकार, या इसको समानता का अधिकार भी बोलेंगे। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में बोला गया है समता का अधिकार, मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानून के अधीन जा सकता है और कानूनी मदद ले सकता है और कानून सभी को एक नज़र से देखेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण पद पे हो चाहे वो एक आम नागरिक हो। ठीक है। फिर आ जाता है आर्टिकल 15, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म, मतलब संविधान या राज्य किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, किसी के साथ वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 में दे रखा है। आर्टिकल 16 में दे रखा है कि सेवा नियोजन के क्षेत्र में संरक्षण, मतलब कि जो भारतीय राज्य के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं वो सभी प्रकार के लोगों को दी जाएंगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 जो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है और जो जिसके कारण कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अधिकार है ये हमें
पहले नहीं प्राप्त था, इसको हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कि पहले क्या था कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको अछूत मानते थे। अब इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या हुआ है कि उसको समाप्त कर दिया गया। एक तरीके से एक अब अस्पृश्यता का उन्मूलन अधिकार लाया गया। इसके कारण है कि अब अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो ये मतलब क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। आर्टिकल 18 जिसको बोला जाता है उपाधियों का अंत, इसमें ये बोला गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिशर्स टाइम में थे तो वो लोग क्या करते थे, जो उनके बड़े बड़े जमींदार होते थे या बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे तो उनको उपाधियाँ देते। जैसे कि आपने देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अब क्या है कि इससे क्या होता है कि समाज में वैमनस्यता आती है, मतलब वैमनस्यता आती है। इस कारण क्या होता है, इंसान आम और खास में फ़र्क हो जाता है। तो अब क्या है कि जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अब क्या है कि किसी को भी सिर्फ सेना, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र को छोड़कर किसी में भी उनको उपाधियाँ नहीं दी जा सकती हैं। ये बात आ जाती है, हमारा समता का अधिकार समाप्त हो जाता है आर्टिकल 40 से 18 तक। अब बात आ जाती है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे ही महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में ये बोला गया है कि मतलब हमें इसके अंतर्गत हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। आर्टिकल 19 में क्या क्या दे रखी हैं? भारतीय व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने आचार विचार किसी के सामने रख सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आती है। दूसरी ये है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र के बिना। ये हमारे आर्टिकल 19 में दे रखा है। आर्टिकल 20 की बात आ जाती है। आर्टिकल 20 को बोला जाता है कि अपराध के क्षेत्र में अपराध के दोष सिद्धि के क्षेत्र में संरक्षण। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक बार अपराध करने पर एक ही बार सजा दी जा सकती है और उसको एक ही बार सजा दी जाती है और उसको उस समय जो कानून लागू है उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। ये नहीं कि अगर जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया और अभी कानून बदल गया तो उसको आज के कानून के हिसाब से सजा नहीं देगी, उस समय जो कानून लागू होगा उसके आधार पर उसको सजा दी जाएगी। फिर आर्टिकल आ जाता है 21, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसको बोला जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं निजी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमारे मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अगर इमरजेंसी भी लग जाती है, आपातकाल भी लग जाता है, तब भी हमारी जो निजी स्वतंत्रता है इसका सरकार हनन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 21A, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 21A, ये एक तरीके से हमारा शिक्षा का अधिकार भी है। इसमें ये बोला गया 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। फिर बात आ जाती है आर्टिकल 22, इसको बोला जाता है बंदीकरण के क्षेत्र में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बंदी बनाया गया है तो उसको विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। उसको अपना बचाव करने का पूरा अधिकार होता है, उसको अपने लिए वकील करने का अधिकार होता है, अपने घर वालों से बात करने का पूरा अधिकार होता है। तो ये बात है, अब यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता का अधिकार ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक दे रखा है। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दे रखा है। 23 में बोला गया है कि आप किसी से भी बलात्पूर्वक कार्य नहीं करा सकते, मतलब कि आप किसी के साथ भी ज़बरदस्ती काम करा नहीं सकते। आपको अगर उससे आपने काम कराया है तो आपको उसका जो श्रम है, श्रम का पैसा आपको उसको देना पड़ेगा। आर्टिकल 24 में बोला गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते हो। शोषण के विरुद्ध था, मतलब बाल शोषण जो होता था ये आप ये नहीं करा सकते, इनको फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते 16 साल से कम उम्र के बच्चों को। इसमें आर्टिकल 24 में ऐसा बोला गया है। अब बात आ जाती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दे रखा है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल आ जाता है 25। इसमें ये बोला गया कि हमको अंतःकरण की स्वतंत्रता है। भारत देश है, ये बहुत सारे बहुधर्मी देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे मत हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार कर सकता है और किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 26 में ये बोला गया कि जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो अपने
धार्मिक कार्यों के लिए खुद प्रबंधन कर सकेंगी और इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर सकेंगी। आर्टिकल 27 में ये बोला गया है कि जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं उसमें टैक्स से उनको मुक्ति दे रखी है। और आर्टिकल 28 में दे रखा है कि वो अपने लिए जो मतलब जो उनकी धार्मिक संस्थाएं उनके लिए प्रबंधन भी कर सकेंगी। फिर बात आ जाती है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 दे रखा है। हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय बहुत सारे रहते हैं, तो अब इसमें बोला गया कि आर्टिकल 29 में कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपने लिए धार्मिक वो अब शिक्षण संस्थाएं खोल सकेंगे और उनका प्रबंधन भी कर सकेंगे। आर्टिकल 30 में ऐसा बोला गया है कि राज्य उनको इस कार्य के लिए उनको मदद करेगा और उनको ये फंड आवंटित करेगा जिससे कि वो अपना सारी ये जो शिक्षण संस्थाएं खोली हैं उनका संचालन आसानी से कर सकें। आर्टिकल 32 जिसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक तरीके से बोला जाता है कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है इनकी आत्मा है। आर्टिकल 32 इसमें भी 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम लोग हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एज एबव मैं इसको आर्टिकल 22 में भी बता चुका हूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। उसके बाद आ जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में बोला जाता है कि जो मामले जो निचली अदालतों में चल रहे हैं तो उसमें जो अपर कोर्ट होती है वो उसमें ये बोलती है कि आप इस मामले में यहाँ सुनवाई ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध में बोला गया है कि निचली अदालतों से ऊपरी अदालतों में मामले जाते हैं तो उसके बारे में जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो निचली अदालतों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर आ जाता है परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो कोर्ट उस व्यक्ति विशेष को कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है। और इसमें आखिरी रिट जो होती है इसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में ऐसा बोला जाता है कि अधिकार परीक्षा में कि अगर कोई व्यक्ति जो एक सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई अच्छे पद पे काम कर रहा है वो अपना पद छोड़कर किसी और के पद का निर्वहन करने लगता है। सपोज के तौर पर हम देखते हैं अगर लखनऊ का डीएम और अगर दिल्ली का ही काम संभालने लगता है ज़बरदस्ती, मतलब उस हालत उसको कोई ऐसा अधिकार नहीं है, तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। जब तक वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वो अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आज हमने जितने भी आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 25 से लेके 35 तक इनके बारे में आपको बताया और इससे संबंधित जो और क्वेश्चन होंगे वो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे।